Friends, my name is Pransul Tripathi and welcome to all of you on my YouTube channel Learn with Pransul। दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट, बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए लेकर मैं आ गया हूँ क्योंकि सीआरपीएफ ने वैकेंसीज निकाल दी है सब इंस्पेक्टर एंड इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए दोस्तों, एएसआई एंड एसआई पोस्ट के लिए। तो चलिए देखते हैं वैकेंसीज कब निकली है और कब इसका लास्ट डेट है, फॉर्म के भरने की, एग्ज़ाम कब है, एडमिट कार्ड कब आएगा, डिटेल सिलेबस की बात करेंगे दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, इन हैंड सैलरी के बारे में भी बात करेंगे। कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, तो वीडियो में दोस्तों अंत तक बने रहिए और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन ज़रूर दबा दीजिए। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं 1 मई से। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑनलाइन फ़ी पेमेंट ये आपकी 21 मई तक चलेगा। रिलीज़ ऑफ एडमिट कार्ड फॉर सीबीटी टेस्ट, ये दोस्तों टेंटेटिव डेट होती है, कोई फिक्स नहीं होती। आपका एडमिट कार्ड आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। बाकी सीआरपीएफ ने बता के रखा है कि 13/6 यानी 13 जून को ये एडमिट कार्ड रिलीज़ कर देंगे। और सीबीटी जो एग्ज़ाम होगा इसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो 24/6/2023 यानी 24 जून से लेकर 25 जून 2 दिन इसका एग्ज़ाम चलेगा। अब आगे देखते हैं दोस्तों, द रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता कैसे है, किन किन स्टेप आपको इसमें चलना होगा। तो कौन कौन से स्टेप्स होंगे। सबसे पहला स्टेप आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें आपका सीबीटी एग्ज़ाम होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसको पीएसटी बोलते हैं, इफ़िशियंसी टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा एंड मेडिकल टेस्ट। दोस्तों आप सोच सकते हैं क्योंकि पोस्ट आपकी बहुत अच्छी है, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट के लिए है, तो आपका जो है ये फिज़िकल टेस्ट और ये क्या बोलते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ये तो होना लाजमी है दोस्तों। वैकेंसीज विल बी फिल्ड ऑन ऑल इंडिया बेसिस, ऑल इंडिया मेरिट इसकी बनेगी दोस्तों, वैकेंसीज ऑल इंडिया ही इसकी होने वाली है। पे स्केल की अगर हम बात करें दोस्तों, तो द पोस्ट कैरियर्स फॉलोइंग पे लेवल्स ऑन 7th CPs कमीशन है और सारी पोस्ट के लिए अलग अलग पे लेवल है। तो पे मैट्रिक्स भी हम लोग चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सब इंस्पेक्टर आरओ ग्रुप ऑफ पोस्ट, ये ग्रुप बी में आती है, पे लेवल इसका 6 है और इसका पे मैट्रिक्स जो है वो दोस्तों 35,400 से लेकर 1,12,000 तक, बहुत अच्छा वेतन है दोस्तों। एंड नेक्स्ट बात करें सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो की, ग्रुप बी पोस्ट में आती है, लेवल भी इसका 6 है, सेम प्रोसीजर है। नेक्स्ट देखते हैं सब इंस्पेक्टर टेक्निकल, ये भी ग्रुप बी ग्रुप पोस्ट में आती है, पे लेवल इसका 6 है और पे मैट्रिक्स इसका वही सेम उसका ही है। नेक्स्ट बात करते हैं सब इंस्पेक्टर सिविल मेल की, तो वही ग्रुप बी पोस्ट है, लेवल्स पे लेवल्स इसका भी 6 है और सैलरी सेम है। अब बात करते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल के लिए, ये ग्रुप सी पोस्ट में आती है, पे लेवल इसका दोस्तों थोड़ा सा कम 5 होता है एंड इसका पे मैट्रिक्स जो है 29,200 से लेकर 92,300 तक, बहुत अच्छा तब भी दोस्तों है। लास्ट पद की बात करते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ड्रॉट्समैन, ये भी ग्रुप सी में आता है और पे लेवल इसका 5 है और सैलरी सेम है। अब बात करते हैं वैकेंसीज़ की, द डिटेल ऑफ वैकेंसीज आर इन फॉलो। सब इंस्पेक्टर आरओ के लिए यूआर कैंडिडेट के लिए 8 वैकेंसीज, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, ओबीसी 5, एससी 3, एसटी 1, टोटल 19 वैकेंसीज हैं सब इंस्पेक्टर आरओ के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो। सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो के लिए यूआर में 2, ईडब्ल्यूएस में 1, ओबीसी में 2, एससी में 1, एसटी में 1, टोटल 7 वैकेंसीज हैं क्रिप्टो सब इंस्पेक्टर के लिए दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं सब इंस्पेक्टर टेक्निकल के लिए, तो यूआर में 2, ईडब्ल्यूएस 1, टोटल 5 वैकेंसीज़ हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सब इंस्पेक्टर सिविल मेल के लिए, ये अच्छी पोस्ट है, इसमें यूआर यानी जनरल कैंडिडेट के लिए 8, वैसे जनरल में तो सभी अप्लाई कर सकते हैं बट जनरल वालों को दुर्भाग्य वो अप्लाई नहीं कर सकते। इस रिजर्वेशन पे थोड़ा सा दोस्तों गवर्नमेंट को देखना चाहिए, ठीक है ना, इसमें हमारे यूथ जो है पिस रही है। ईडब्ल्यूएस के लिए 2, ओबीसी 5, एससी 3, एसटी 2, टोटल 20 वैकेंसीज है, वैकेंसीज बहुत अच्छी हैं। अब बात करते हैं दोस्तों असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल, ये बहुत अच्छी पोस्ट है, इसमें यूआर कैंडिडेट यानी यूआर कैंडिडेट या यूआर सीट मान लीजिए 59 वैकेंसीज़ हैं जनरल के लिए, 15 ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए 39, एससी 22, एसटी 11, टोटल 146 वैकेंसीज़ हैं। दोस्तों आप ये मत सोचा करिए वैकेंसीज़ कम है या ज़्यादा है, आप ये सोच के चलिएगा, आपका मोटो सिर्फ यही होना चाहिए कि मुझे एक सीट से मतलब है बस। अब बात करते हैं असिस्टेंट इंस्पेक्टर जो दोस्तों ये है ड्रॉट्समैन, इसमें 6 वैकेंसीज यूआर एंड ओबीसी 2, 4, 2, 1, टोटल 15 वैकेंसीज़। टोटल अगर वैकेंसीज़ की दोस्तों मैं बात करूँ तो टोटल वैकेंसीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं 212 वैकेंसीज़ टोटल हैं। वैकेंसीज़ के रिगार्डिंग आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं, तो चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं।
अब बात करते हैं रिजर्वेशन। तो ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं दोस्तों, आपको पता है रिजर्वेशन आपको SC ST को मिलता है, एज में भी मिलता है 5 ईयर का और 3 ईयर का, ये तो आप सब लोग जानते हैं। नेशनलिटी आपकी सिटीजनशिप इंडिया का होना चाहिए या नेपाल या भूटान, और थोड़ी बहुत ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं उतना। नेक्स्ट बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा आपको इम्पॉर्टेंट है, वो है हमारी एज लिमिट। एज लिमिट क्या रहने वाली है? एज लिमिट सब इंस्पेक्टर, रेडियो ऑपरेटर एंड क्रिप्टो टेक्निकल के लिए। रेडियो ऑपरेटर आप लोग उसमें इसमें सोच रहे होंगे कि RO क्या है, तो रेडियो ऑपरेटर्स में सब इंस्पेक्टर के लिए जो वैकेंसीज है उसकी एज लिमिट बिलो 30 ईयर, यानी 30 ईयर से ज़्यादा आपकी डेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एंड कैंडिडेट शुड नॉट बॉर्न बिफोर 22/5/1993, से पहले बॉर्न नहीं होना चाहिए, यानी 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो आपको पता है। और मिनिमम 18 to 25 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ये टेक्निकल ड्रॉट्समैन के लिए वैकेंसीज दे रखी हैं। और इसमें बताया गया है कि कैंडिडेट शुड नॉट बॉर्न बिफोर, यानी 1998 के पहले वो पैदा ना हुआ और 2005 के बाद ना पैदा हुआ, क्योंकि उन्होंने एज क्राइटेरिया फिक्स रखा है। अब एज की छूट बात करें तो SC ST को एज रिलैक्सेशन 5 साल का मिलेगा, OBC को 3 साल के लिए मिलेगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई सर्वेंट है तो अप टू 40 ईयर्स तक वो क्या कर सकता है, इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको जनरल जो बातें थी वो आपको मैंने बता दिया है। ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन एक्सप्लेनेशन है, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं। प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब बात आती है दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। अगर मैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करूं तो देखता हूँ एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन सब इंस्पेक्टर RO यानी रेडियो ऑपरेटर के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस एज अ सब्जेक्ट। आप समझ सकते हैं बैचलर डिग्री इसमें होनी, क्योंकि ये ग्रुप B और ग्रुप C की पोस्ट है, तो इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए। जो हमारे 12th पास कैंडिडेट हैं वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। एंड सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो के लिए अगर मैं बात करूँ तो इसमें भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट, ये तो भी आपको पता है। सब इंस्पेक्टर टेक्निकल के लिए थोड़ा सा इसमें BA BTech जो पास कैंडिडेट वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। एंड या तो फिर वो इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेलीकम्युनिकेशन में, कंप्यूटर साइंस में उनका मेन सब्जेक्ट रहा हो, या तो फिर वो क्वालिफाइड एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर, इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन। ये डिग्रियाँ बहुत कम लोगों के पास दोस्तों होती हैं। मेन इसमें फंडा यही है कि आपके पास अगर BA BTech की डिग्री है तो अब इसमें ज़्यादातर कैंडिडेट होंगे ऐसे। एंड नेक्स्ट बात करते हैं हम सब इंस्पेक्टर सिविल, मेल ओनली। अब बात इसमें ये आती है, अब देखिए दोस्तों इंटरमीडिएट विथ 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। अब इसमें इंटरमीडिएट लगा दिया, उसके बाद आपने सिविल, जब आपको सिविल डिप्लोमा ही मांगना तो आपने इंटरमीडिएट लिखा क्यों? तो अब यहाँ पे सिविल डिप्लोमा जिसके पास होगा सिविल इंजीनियरिंग में 3 साल का, वही इस फॉर्म को भर पाएगा। तो इसके लिए तो आप हटाइए, तो ये तो वही भर पाएगा जिसके पास सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होगा। नेक्स्ट पोस्ट की बात करूँ अगर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल के लिए, तो यहाँ पे अगर आप 10th पास है रिकॉग्नाइज बोर्ड से, किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, UP CBSE NIOS अदर, विथ 3 ईयर डिप्लोमा इन रेडियो इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए दोस्तों इसकी क्वालिफिकेशन में इसलिए बात कर रहा था, रेडियो इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, या तो आप BSc की डिग्री विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स से आपके पास हो। तो बहुत सारे दोस्त ऐसे हमारे भाई होंगे जिन्होंने BSc कर रखा होगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से, तो वो सारे कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ड्रॉट्समैन, ये क्या होना चाहिए, पास इन अ मैट्रिक विथ इंग्लिश जनरल साइंस मैथमेटिक्स, यानी 10th में उनके कौन कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, इंग्लिश जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ 3 ईयर डिप्लोमा इन ड्रॉट्समैन कोर्स, यानी 3 साल का डिप्लोमा ड्रॉट्समैन कोर्स के लिए आपको पास होना चाहिए। तो मैंने आपको पोस्ट वाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको बता दिया हूँ, आशा है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या चीज़ें हैं। अब इसमें बताया गया हाउ टू अप्लाई, ये तो सारे कैंडिडेट जनरल ही जानते हैं कि एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन आज की तरफ से होता है। CRPF की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको लॉगिन करना होगा, अगर आपने पहले न्यू कैंडिडेट तो आपको रजिस्टर करना होगा, और 1 मई से लेकर ये 21 मई तक फॉर्म चलेगा। ये मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। और फ़ी पेमेंट आपको तुरंत करना है, फ़ी पेमेंट आप छोड़िएगा नहीं। ऑफलाइन इसमें आप ऑनलाइन एप्लीकेशन ही होगा, ऑफलाइन होगा नहीं, तो आप परेशान ना होइएगा। अब बात करते हैं सेंटर और एंड सिटी ऑफ रिटन एग्जामिनेशन। ये सेंटर बता दिया गया कहाँ कहाँ पे हो सकता है इसका, जहाँ पे रिटन एग्ज़ाम होगा तो आप देख लीजिएगा जहाँ से होंगे।
उसके लिए ये कुछ जगहों का नाम है, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये सारी ये हमारे क्या हैं, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, ये चित्तौड़, केरला, उत्तर प्रदेश, ये सारी चीज़ें आपको सेंट्रल, वेस्ट बंगाल, नासिक ना, मेघालय वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको देख लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सबसे मेन फंडा पे, जो है स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन। स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन क्या है? तो बात करें, द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। ऑल 3 स्टेजेस ऑफ द एग्जामिनेशन आर मैंडेटरी। 3 स्टेज में आपका दोस्तों ये पूरा प्रोसेस होने वाला है। पहला स्टेज आपका होगा जिसमें है रिटन एग्जामिनेशन, जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगा। नेक्स्ट स्टेप आपका फिजिकल स्टैंडर्ड एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसको PST एंड PET बोलते हैं। एंड थर्ड स्टेप आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विथ डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो इन 3 स्टेजेस में आपके पूरा प्रोसेस आपका ये होने वाला है। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन फॉर SI, यानी जो सब इंस्पेक्टर, रेडियो ऑपरेटर एंड क्रिप्टोटेक के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे, उनका पेपर कैसा होगा? 1 पेपर कैरिंग 200 मार्क, एक पेपर होगा जो कि 200 नंबरों का होगा। 2 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन, यानी 100 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो टोटल तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों? 200 नंबर का पूरा पेपर हो जाएगा। अब बात करते हैं, नहीं दोस्तों, इसमें 100 मार्क लिखा है। 1 पेपर कैरिंग 200 मार्क, 2 अच्छा ठीक है, 2 पेपर होंगे दोस्तों, एक 100 नंबर का, एक 100 नंबर का, यानी मिला के दोनों क्या हो जाएगा हमारा? 200 नंबर का पेपर हो जाएगा। अब अगर पार्ट 1 की बात करूँ तो इसमें हमारी क्या आएगी? जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज GS एंड जनरल इंग्लिश। इन जनरल GS हमारे क्या हो जाएगा? रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन एंड जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 20 दूनी 40, 20 दूनी 40, 10 दूनी 20, 40 40 80 20 100। ठीक है दोस्तों, 50 क्वेश्चन 100 नंबर का यहाँ पे होने वाला है। पार्ट 2 की मैं अगर बात करूँ तो इसमें क्वेश्चन विल बी फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स मैथमेटिक्स एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स से, क्योंकि रेडियो ऑपरेटर है दोस्तों, मैकेनिक्स की है आप तरफ जा रहे हैं, तो इसमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। इसमें 30 क्वेश्चन आएंगे आपके 60 नंबर का, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। पार्ट बी की मैं अगर बात करूँ तो ग्रेजुएट स्टैंडर्ड कंप्यूटर साइंस, जो आपने ग्रेजुएशन में कंप्यूटर साइंस पढ़ी है वही आपसे यहाँ पे पूछी जाएगी। 20 क्वेश्चन आपके 40 नंबर के होने वाले हैं। अगर अब हम बात करें थोड़ा सा, इसको मैं थोड़ा सा वो कर दूँ आपको जिससे समझ में आया। अगर मैं अब बात करूँ फॉर SI क्रिप्टो SI के लिए क्या रहने वाला है? स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन 30 20 50 क्वेश्चन इसमें रहेंगे, ये भी 100 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश कंप्रीहेंशन पार्ट 1 होगा। एंड पार्ट 2 में ये फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या तो कंप्यूटर साइंस जो पढ़ रखा होगा उसी में से ये आपके 50 क्वेश्चन पूछेंगे, जो 100 नंबर का होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आगे। अब SI सिविल, यानी जो मेल ओनली, इसमें फीमेल वैकेंसीज़ नहीं दोस्तों, इसलिए इसमें केवल लिखा है मेल। इसमें प्रोफेशनल नॉलेज रिलेटेड सिलेबस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग आपने करी, क्योंकि इसमें एलिजिबिलिटी सिविल इंजीनियरिंग वाली मांगी, तो आपके पास यही सारे क्वेश्चन आएंगे। पार्ट 2 में आपका GS पूछा जाएगा, एंड पार्ट 3 में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 12th स्टैंडर्ड की 50 क्वेश्चन ऊपर से 25 इसमें, यानी टोटल कितना हो जाएगा? 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। टोटल 100 क्वेश्चन के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। अब ASI ड्रॉट्समैन एंड इसकी ASI टेक्निकल ड्रॉट्समैन की बात करूं तो दोस्तों ये थोड़ा सा इजी है। 60 नंबर का सारा सिस्टम होने वाला है, 60 नंबर का। अब इसमें मैथ 10th स्टैंडर्ड की 15 क्वेश्चन आएंगे, साइंस 10th स्टैंडर्ड का 15 क्वेश्चन, इंग्लिश 10th स्टैंडर्ड के 15 क्वेश्चन एंड GS अवेयरनेस, ये भी जनरल अवेयरनेस, ये भी 15 क्वेश्चन, यानी 60 क्वेश्चन 60 नंबर का इसमें आपका आने वाला है। एंड पेपर 2 40 मार्क्स है फॉर ASI एंड टेक्निकल। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दी थी ASI ड्रॉट्समैन के लिए, तो ये जो वही चीज़ है। यहाँ पे ASI पोस्ट के लिए जो टेक्निकल में भरेंगे तो उनका पेपर 1 कैसा होगा? 3 ईयर डिप्लोमा स्टैंडर्ड रेडियो इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, 40 क्वेश्चन इसमें रहेंगे, या 3 ईयर डिप्लोमा स्टैंडर्ड जो कंप्यूटर्स में हमने किया उससे 40 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। ASI ड्रॉट्समैन के लिए 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल, यही 40 क्वेश्चन इसमें से पूछेंगे, 40 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। अब मैंने आपको सारा सिस्टम समझा दिया, अब आपको इसमें आपको डिटेल सिलेबस है। देखिए दोस्तों, सिलेबस कंपटीशन का जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो सिलेबस में नो डिफरेंस, लेवल का फ़र्क होता है, लेवल एंड क्वेश्चंस
का जो पैटर्न होता है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लेवल हो सकता है, ठीक, क्योंकि स्टैंडर्ड के हिसाब से क्वेश्चंस को अरेंज किया जाता है। अगर मैं जनरल इंटेलिजेंस की बात मैं करूँ, अगर दोस्तों मैं जनरल इंटेलिजेंस की बात करूँ तो जनरल इंटेलिजेंस आप रीजनिंग में जानते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, विजुअल मेमोरी, फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक्स सीरीज, नॉन वर्बल कोडिंग, डिकोडिंग, स्टेटमेंट कंक्लूजन, नंबर सीरीज, क्लासिफिकेशन, फिगर, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वर्ड बिल्डिंग, कोडिंग, ये सारी चीज़ें आपको जनरल चीज़ें हैं जो इंटेलिजेंस में आपको रीजनिंग में पढ़नी पड़ेंगी। जीएस में बात करूँ दोस्तों, हिस्ट्री, सिविक, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च, थ्योरी, अवार्ड, डांस, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी विथ करंट अफेयर्स। दोस्तों करंट अफेयर्स का रोल बहुत ज़्यादा होगा, करंट अफेयर्स आप बिल्कुल भी मत नेगलेक्ट करिएगा। करंट अफेयर्स आपके स्कोर को बूस्ट कर सकती है। एंड अगर हम अब बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की, जो कि नेक्स्ट स्टेप आपका होने वाला है सीबीटी एग्ज़ाम के बाद, तो इसको देखते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका क्या क्या होना चाहिए। हाइट आपकी 170 फॉर मेल कैंडिडेट से, फीमेल के लिए 157। चेस्ट होना चाहिए जनरल एससी ओबीसी तीनों के लिए 80 सेंटीमीटर होना चाहिए मिनिमल एक्सपेंशन, 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद, ठीक है। अब बात करते हैं रिलैक्सेशन किसको किसको मिलेगा। SST के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 162 से 154 ये सारी रिजर्वेशंस हैं। एंड अगर वेट की मैं बात करूँ तो वेट तो आपका BMI के हिसाब से वहाँ पर देख लिया जाएगा वेट आपका क्या रहने वाला है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में बात करूँ तो रेस आपकी 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर होने वाली है, जो कि 6 मिनट 30 सेकंड में आपको पूरी करनी होगी। एंड फीमेल के लिए दोस्तों 800 मीटर इनको 4 मिनट में पूरी करनी होगी, या 100 मीटर रेस इनको 18 सेकंड में पूरी करनी होगी। लॉन्ग जंप 3.65 मीटर इन 3 चांसेस मेल के लिए, एंड 9 फीट इन 3 चांसेस फीमेल के लिए। हाई जंप 1.2 मीटर 3 चांसेस मिलेंगे, और हाई जंप के लिए फीमेल को 3 फीट के लिए 3 चांसेस मिलेंगे। शॉर्ट पुट मेल के लिए 4.5 मीटर 3 चांसेस, शॉर्ट पुट फीमेल के लिए यहाँ पे दोस्तों नहीं है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट फॉर सिविल मेल डू नॉट कैरी एनी मार्क बट ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, इसके लिए कोई मार्क नहीं दिया जाएगा, लेकिन आपका क्वालिफाइंग होगा। अगर क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो आपको वहाँ पर बाहर कर दिया जाएगा। रेस जो है 1.6 किलोमीटर इन 9 मिनट, ये स्टैंडर्ड्स मैंने आपको बता दिए है, वही चीज़ें यहाँ पे लिखिए। स्टैंडर्ड कंडीशन फॉर एक्स सर्विसमैन, यहाँ तो कोई देखने का मतलब नहीं, जो एक्स सर्विसमैन वही नहीं। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, PET PST मेडिकल आपका अभी बाकी, DV के बाद आपका मेडिकल होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शॉर्ट लिस्टेड द कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फ्रॉम द पूल ऑफ कैंडिडेट फॉर क्वालिफाइंग रिटन एग्जामिनेशन PNPST। जो कैंडिडेट ने CBT एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, आफ्टर दैट PST एंड PET क्लियर कर लिया, उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दोस्तों क्या चीज़ें देखी जाएंगी वो आप यहाँ पे समझ लीजिए। आधार कार्ड आपका एक विजुअल ID देखी जाएगी, गवर्नमेंट प्रूफ। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें तो वोटर ID, पैन कार्ड, कुछ भी आपके पास एक गवर्नमेंट अथॉराइज्ड ID होनी चाहिए, या तो आपके पास कोई एम्प्लॉई ID होनी चाहिए। एम्प्लॉई ID होती तो आप दोस्तों ये वीडियो क्यों देखते हैं, ठीक है। एंड जो एजुकेशन सर्टिफिकेट आपने फॉर्म भरते समय लगाया है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाया है, कास्ट सर्टिफिकेट लगाया है, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम लेकर आपको जाना होगा। अब दोस्तों आगे देखते हैं डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। लास्ट स्टेप आपका आ गया मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन आपका कैसे होगा। द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी मेडिकल एग्जाम बाय द मेडिकल ऑफिसर्स बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट बाय CRPF के जो मेडिकल टीम रहेगी वो आपका मेडिकल करेगी, और मेडिकल के बारे में कुछ डिटेल में जानकारी आपको बता दिया गया कि कैसे कैसे मेडिकल होगा। वैसे दोस्तों मैं भी आपको लास्ट में वीडियो ज़रूर देखिएगा, लास्ट में आपको बताऊंगा मेडिकल में और DV में क्या क्या होता है, क्योंकि मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है। एंड बहुत जल्द दोस्तों मेरा वीडियो आने वाला है नेक्स्ट, जिसमें मैं सारी टॉपिक्स को विथ डिटेल हर चीज़ को मैं आपको, ये आपके लिए एक सीक्रेट रिवील अभी मैं नहीं करने वाला हूँ। आप लगभग 10 दिन के बाद मेरा वीडियो आप देख सकते हैं किसी टेक्निकल इशू के कारण रीज़न से मैं वीडियोस नहीं ला पा रहा हूँ, इसलिए मुझे विदाउट फेस वीडियो अपलोड करना पड़ रहा है। तो दोस्तों 10 से 15 दिन का वेट करिए, डिटेल में आपके लिए वीडियो मैं लेकर आ रहा हूँ, सारी चीज़ें बोर्ड पे आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन न लें, आगे वीडियो देखें। Candidate declare unfit during detailed medical examination will be allowed to undergo review for medical examination RME provided then they will return consider pending the signature। ये तो दोस्तों ये चीज़ें अगर मान लीजिए आप मेडिकल में आपको किसी इशू की वजह से वहाँ पर रिजेक्ट कर दी जाए तो आप उसको अपील कर सकते हैं, जो प्रोसीजर है। एंड कुछ मेडिकल से रिलेटेड यहाँ पे जनरल जानकारी आपको बताई गई, आई वगैरह बताई गई है कि आई आपका कितना होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही है।
ये टैटू वगैरह के लिए मैं टैटू बता दूं, बहुत लोग पूछते रहते टैटू का क्या क्राइटेरिया है। टैटू विल बी अलाउड एज पर फॉलोइंग स्टूपिड कंटेंट। टैटूज डिस्प्यूट रिलीजियस, अगर रिलीजियस सिंपल कोई ऐसी जनजाति से आप हैं जहाँ पे आपका रिलीजियस स्ट्रक्चर पैदा होते समय आपके टैटू लगाए तो वहाँ अलाउ है। एंड कुछ लोकेशंस यहाँ पे बता रखी हैं कि इनर पार्ट में बॉडी में होनी चाहिए, टैटू की साइज़ बहुत छोटी होनी चाहिए, ठीक है। बाकी आप टैटू ना बनवाएं या बनवाएं हैं तो उसको लेज़र के द्वारा हटवा दें, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि वहाँ पे ये देखिए आप डिसिप्लिन्ड होता है हमारी पैरामिलिट्री फोर्स, वो चाहे आर्मी हो कोई भी हो, यहाँ पे डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है। अगर डिसिप्लिन ना रहे तो ये भी आप देखते होंगे कभी दंगा फसाद वगैरह होता है तो पुलिस अगर एक दो दंगा हुआ तो गाड़ी लेके भाग जाती है, लेकिन आपने देखा होगा आर्मी कभी भी नहीं भाग सकती। क्यों? क्योंकि उनको डिसिप्लिन, इसीलिए डिसिप्लिन यहाँ पे बहुत है। अगर उन्होंने कह दिया टैटू नहीं अलाउ तो फिर नहीं अलाउ, ये आप इस बात को नोट कर लीजिएगा। क्योंकि आर्मी पीछे नहीं हटने वाली, ना तो वो युद्ध से पीछे हटती, ना तो अपनी बातों से पीछे हटती, ना तो पैरामिलिट्री फोर्स। इसीलिए तो आज हम दुनिया में चौथे नंबर की सबसे मजबूत पैरामिलिट्री फोर्स और आर्मी में से एक है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है फ़ोटोज़ वगैरह का। फॉर्म भरते समय जब आप फॉर्म भरेंगे तो इसके नीचे DOP जरूर लिख दीजिए, दोस्तों डेट ऑफ फ़ोटो के नीचे डेट बहुत ज़रूरी है, नहीं फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है। मोड ऑफ़ सिलेक्शन मैंने आपको बता ही दिया, रिटन एग्जामिनेशन, ये आपका मोड ऑफ सिलेक्शन बताया गया। फिर से यहाँ पे एक बार देख लीजिए, रिटन एग्जामिनेशन आपका CBT एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, देन उसके बाद ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट बनेगी जिसमें आपका होना चाहिए। यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क बताए, UR के लिए 45% एंड EWS OBC 40%। इस पर हम मत ध्यान दीजिए, कंपटीशन तगड़ा होने वाला है, बहुत सारे लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे तो इसको देखने का कोई मतलब नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पे कुछ ए टाई केसेस है, डिस्क्वालिफिकेशन, कोड जुडिकेशन, अगर मान लीजिए कहीं आपको कोई समस्या आती है, ये तो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। एंड ये सारे कुछ अब मैं आपको बताने वाला हूँ जो मैं आपसे बोलने वाला था। अब देखिए दोस्तों, DV में आपका क्या होगा, जिसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। DV में आपको क्या लेके जाना है, अपना आधार कार्ड, आपकी फ़ोटो है ना, और ये मैंने आपको बता दिया, आधार कार्ड, फ़ोटो, सर्टिफिकेट जो आपने फॉर्म भरते समय अप्लाई किया, ये मेन चीज़ है दोस्तों। और बाकी एडमिट कार्ड वगैरह जो आपने क्वालिफाई किया है वो सारी चीज़ें आपको लेके वहाँ पे जाना पड़ सकता है। अब मैं बात करूँ मेडिकल एग्ज़ामिनेशन में पहला तो आई, ये आपकी चेक होगी डिटेल। उसके बाद कोई मान के चलिए आई आपका क्लियर हो गया, हियरिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। विज़न टेस्ट वहाँ पे बहुत अच्छे से होगा, नॉक नहीं होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। हाथ आपके पैरेलल एकदम फ्लैट फीट नहीं होना चाहिए। ये जनरल चीज़ें आप डिटेल में यूट्यूब पे आप वीडियो देख सकते हैं, इन सारी चीज़ें, यही सब नॉर्मल चीज़ें आपकी वहाँ पे चेक की जाती हैं। अब दोस्तों, अब हम आते हैं लास्ट में, और जो मुझसे आपसे बोलना था वो मैं बोलना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे एक चीज़ है दोस्तों, बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे आप देखिए कि ये पहाड़ है, आप देख रहे होंगे, ये जो पहाड़ है यहाँ पे ये चींटी है। ये जिस दिन अगर इसने पहले दिन सोचा मुझे इस पहाड़ पे चढ़ना है तो दोस्तों इसके ऊपर सारे क्या करते हैं, जिसके ग्रुप पे होते हैं, इनके आई सेंस, मेरा कहने का मतलब ये आपके बहुत शॉर्ट में आपको बहुत बड़ी चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इस पहाड़ पे नहीं चढ़ सकेगी। चींटी कहती नहीं मैं रोज़ चढ़ूँगी, उसने कहा कितने दिन चढ़ेगी, मर जाएगी चढ़ते चढ़ते, लेकिन चींटी कह रही मुझे चढ़ना ही चढ़ना है। अब चींटी क्या करी, रोज़ 6 घंटा रोज़ पहाड़ पे चढ़ रही। आज नहीं 10 साल बाद चींटी क्या होगी, इस पहाड़ पे ज़रूर चढ़ जाएगी। मेरे कहने का मतलब दोस्तों ये है कि आप लोग क्या सोचते हो सक्सेस एक दिन में मिल जाती है, सक्सेस का कोई क्राइटेरिया नहीं होता, लेकिन रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी, अगर कॉन्टीन्यूटी, 3 गोल्डन वर्ड्स फॉर सक्सेस। होता क्या है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कॉन्टीन्यूटी होनी चाहिए एंड करेज होना चाहिए, धैर्य भी आपके अंदर होना चाहिए।
क्या लोग कहते हैं क्या नहीं कहते, कब तैयारी कर रहा है, कौन से एग्ज़ाम दे रहा है, क्यों नहीं हुआ, मेरिट से बाहर हो गए। बहुत सारी चीज़ें दोस्तों मेरे साथ भी हुई है और आप लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता होगा। कई बार फाइनल मेरिट लिस्ट से भी कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि एग्ज़ाम ही कैंसिल हो जाता है। यानी हमें फैमिली में ये प्रेशर किया जाता है कि वैसे कि तुम्हें इस फील्ड में जाना है। आप बताइए किसी की फील्ड हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं। तो आप अपनी इंटरेस्ट कभी भी दूसरे की वजह से उसको मत गंवाइए। आपकी जो इंटरेस्ट है, आपकी पावर आप ही जानते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, कंपटीशन में 3 गोल्डन वर्ड्स आपके लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे: कंसिस्टेंसी, कॉन्टिन्यूटी एंड करेज। एंड मैं आपको बता दूं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पैटर्न विथ मॉक टेस्ट। ये आप तब करेंगे जब आपका सिलेबस डिटेल में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिर आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। तो आशा है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया। अगर चैनल को आप लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए मैं लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, चलता हूँ। ख्याल रखिएगा अपना, बाय बाय।